नमस्कार, साहब संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज भी हम बात करेंगे भादरा आसपास खबरों की और विशेषकर आज समीक्षा करने वाले हम राजनीतिक विषय पर ही, लेकिन कांग्रेस की घटनाओं पर और कांग्रेस की स्थिति पर हम आज समीक्षा करेंगे विस्तार से। और जो दयानंद बेरवाल को पीसीसी सदस्य बनाया है उसको लेकर भी हम बात करने वाले हैं। अनेक ऐसे विषयों पर भी बात करेंगे जो कांग्रेस के लिए है लेकिन बलवान पूनिया के लिए एक चुनौती बन सकते हैं, तो इसकी बात करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं चोरियों की घटनाओं से। दोस्तों, लगातार चोरियों की घटना भादरा क्षेत्र में थम नहीं रही है। कल रात्रि को जोगीवाला गांव में 4 दुकानों के एक साथ ताले टूटे हैं और इसका सीसीटीवी फुटेज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दोस्तों, जो दुकान के अंदर लगाया गया था, किस प्रकार से चोर जो है वो दुकान का ताला तोड़ते हैं और उसके बाद में भीतर घुसते हैं और सामान चोरी करके ले जाते हैं। और ऐसी ही खबरें गांव से इस वक्त ज़्यादा आने लगी है। दोस्तों, खेतों में भी कहीं कुओं से मोटर निकाल ले जाते हैं, कहीं पाइप चोरी करने की घटनाएं हो रही है। पिछले दिनों खेतों से पाइप लाइन उखाड़ कर ले जाने की भी सीसीटीवी फुटेज वायरल हुई थी। तो इस प्रकार की चोरियां, चाहे घरों से गुआर की बोरियां उठाने चोरी करने की बात हो या अन्य सामान चोरी करने की घटना हो, इस प्रकार की घटना लगातार क्षेत्र में हो रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो इन घटनाओं पर कब लगेगा अंकुश? पीछे जब बजट बैठक थी तो उस समय सीआई रणवीर साई भी उस नगर पालिका की बजट बैठक में थे और एसडीएम महोदया शकुंतला चौधरी भी दोस्तों थी। और इस प्रकार से कानून व्यवस्थाओं का जब सवाल उठा था तो विधायक महोदय भी उस बैठक में थे और नेतृत्व नगर पालिकाओं की बैठक का सदैव पिछले कई सालों से विधायक महोदय ही करते आ रहे हैं। तो रणवीर साई ने एक बात कही थी दोस्तों, और वो ये थी कि कैमरे उच्च क्वालिटी के पूरे शहर में लगाने की आवश्यकता है। तो पुलिस प्रशासन क्यों नहीं लगा रहा है? क्या पुलिस प्रशासन के पास इस प्रकार का फंड नहीं होता है या फिर नगर पालिका के द्वारा ही इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है? पहले भी शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर इसी प्रकार से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। उसका जो सेंटर है वो पुलिस थाना में रखा गया था, लेकिन दोस्तों कोई इसका बहुत फायदा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पुलिस स्टेशन में हमने देखा था उस समय, काफ़ी वर्षों की पहले की बात है, जब सीसीटीवी फुटेज लगे थे, पुलिस के कर्मचारी उस टीवी की जो स्क्रीन बड़ी सारी लगी होती हैं और क्षेत्र के विभिन्न चौक चौराहों पर जो कैमरे लगे होते हैं वहाँ ताश खेलते हुए हमें दिखाई दिए थे। तो इस प्रकार की लापरवाही अगर आप करेंगे और चाक चौबंद व्यवस्थाएं नहीं रखेंगे, स्थितियों पर नज़र नहीं रखेंगे, तो कैसे इस प्रकार की घटनाएं होगी? और दोस्तों, ये घटनाएं आज से नहीं हो रही, ये घटना लगातार चल रही है। बेशक इन घटनाओं में अधिकारी मुस्तैद है, मानते हैं, बरामदगियां भी हो रही है, कुछ चोरों को पकड़ा भी जा रहा है, मोटरसाइकिल जो चोरी करने वाले थे उनको भी पकड़ा गया है। बरामदगियां होनी चाहिए, ये एक अच्छे और जागरूक अधिकारी की निशानी है। लेकिन सीसीटीवी फुटेज अब चाहिए पूरे शहर में, हर चौक चौराहों पर, हर उस इम्पोर्टेंट जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगने अति आवश्यक है, जिनकी फुटेज से डरकर चोर जो है इस क्षेत्र में वारदातों को अंजाम नहीं देंगे। और अनेक प्रकार की और भी लड़ाई झगड़े से संबंधित हो या फिर और इस प्रकार की वारदातें हो या फिर एक्सीडेंट हो, इन घटनाओं में भी सीसीटीवी फुटेज का काफ़ी महत्व है। इससे स्थितियों का पता लगता है, किसकी गलती है, किसने गलती की है, कहाँ क्या हुआ है, इन सभी चीज़ों का पता लगता है। तो चोरियों की घटनाओं पर अंकुश लगाने की ज़रूरत है, व्यापक रणनीति बनाकर और शानदार रणनीति के साथ शहर की व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने की ज़रूरी है। उस बैठक के बाद इस पर कतई अमल नहीं हुआ और कहीं कोई सीसीटीवी कैमरे लगाने की बातें यहाँ अमल में नहीं लाई जा रही है। और बजट की बैठक में ठीक है, सारी चीज़ों पर बातें हुई थी, लेकिन अलग से कोई प्रावधान हमें नज़र नहीं आया और ना ही धरातल पर इसको लेकर कोई काम नज़र आ रहा है। चाहे शहर की नगर पालिका की तो व्यवस्था एक बिल्कुल ही चरमराई हुई है, चाहे वो सीवरेज को लेकर हो या फिर अन्य निर्माण कार्यों को लेकर हो।
कुल मिला के और अन्य खबरों की ओर रुख करते हैं। और आज दोस्तों एक और भी खबर है और ऐसी खबरें हैं जो आपको सोचने पर विवश कर देगी और दानदाताओं के लिए एक बहुत ही सुंदर खबर है। नए दानदाताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत भी ऐसी खबरें मिलती है और प्रशासन को भी संज्ञान लेने की आवश्यकता है। और मैं दोस्तों बात कर रहा हूँ एक वार्ड नंबर 13 में एक ऐसा ही वाकया हुआ। अलियास खां सन ऑफ नज़ीर खां साहब खानी नारिक का परिवारों से है ये। इन्होंने अपना एक 60 बाई 60 फीट का प्लाट जो है वो जलदाय विभाग को पानी की टंकी बनाने के लिए दान में दिया है, गिफ्ट किया है। तो ये एक शानदार खबर है, हम इसको मान सकते हैं। और ये खबर प्रेरित करती है क्योंकि दोस्तों हम इसको इसलिए आपको विस्तार से बता रहे हैं क्योंकि सार्वजनिक लोगों के लिए सार्वजनिक स्तर पर अगर कोई चीज़ काम आने वाली हो, ऐसी चीज़ें आप दान देने वाले हो, सभी समाज के लोगों के वो काम आए, तो ऐसे दान एक नज़ीर बनते हैं और प्रेरणा बनते हैं लोगों के लिए। दानदाता बहुत होंगे, समाज सेवी लोग भी बहुत होंगे, लेकिन इस प्रकार के लोगों का प्रशासन को भी संज्ञान लेना चाहिए। 15 अगस्त 26 जनवरी के अवसर पर ऐसे लोगों को सम्मानित करना चाहिए ताकि और लोग भी प्रेरित हो इस प्रकार के दान देने के लिए, समाज सेवा करने के लिए। तो हम भी साफ संदेश भारत की तरफ से अलियास खां परिवार को जो है शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। आप इसी प्रकार से अपने कार्य को अंजाम देते रहें। और इसी के साथ दोस्तों लगभग मैं आपको बताऊं तो ये 8 से 10 लाख कीमत का प्लाट है। दोस्तों आज की तारीख में कोई भी अपनी इस प्रकार की बेशकीमती ज़मीनों को, भूमि को या किसी संपत्ति को दान करने से हिचकिचाएगा और संकुचाएगा, लेकिन ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। समाज में ऐसे लोगों का सम्मान भी होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं, कल एक प्रेस वार्ता होने वाली है दोस्तों। बादरा में कल पहुंचेंगे मनोज कुमार गोयल जो कि चेयरमैन है, अध्यक्ष है खादी और ग्रामोद्योग आयोग की, जिसको हम KVIC भी कहते हैं। तो इसके चेयरमैन है और वो यहाँ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यहाँ खादी भंडार की एक नई शाखा का, नई दुकान का उद्घाटन करने के लिए वो आ रहे हैं। तो इस आगमन पर वो एक प्रेस वार्ता भी करेंगे, स्थानीय मीडिया के लोगों से मिलेंगे और मीडिया के लोग भी उनसे सवाल जवाब कर सकते हैं खादी ग्रामोद्योग के। क्योंकि मैं दोस्तों आपको बात बताऊं तो देश भर में खादी की जो स्थितियां हैं और एक बार पुनः PM नरेंद्र मोदी के प्रयासों से जो खादी ग्रामोद्योग है वो पूरी दुनिया में खादी की मांग बढ़ी है दोस्तों। इसको लेकर मीडिया के लोग जो है सवाल भी पूछ सकते हैं। पीछे 15 जुलाई 2022 को ही इनकी नियुक्ति हुई थी इस चेयरमैन के पद पर, अध्यक्ष के पद पर। तो कल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है दोस्तों। जो कटला है, नाटा कटला के नाम से भी जानते हैं आप, नया कटला के नाम से भी जानते हैं, सरकारी अस्पताल के ठीक सामने। और वहाँ स्थित हिंदुस्तान कोचिंग संस्थान जो कि पीछे आपको याद होगा राजस्थान बैंक वहाँ था और उसके बाद में ICICI बैंक में कन्वर्ट हुआ, तो वहीं राजस्थान की उस शाखा की ब्रांच थी। उसी बिल्डिंग में ये हिंदुस्तान कोचिंग संस्थान बना हुआ है, वहाँ ये जो प्रेस वार्ता है वो आयोजित की जाएगी। तो इसके अलावा दोस्तों बात करें हम, आने वाले 28 फरवरी को कन्हैया लाल मित्तल जो कि अग्रवाल सेवा समिति के सचिव हैं, उनके सुपुत्र गर्वित मित्तल के प्रथम जन्मदिन पर उन्होंने अपना 1 साल पूरा किया है। उनके प्रथम जन्म दिवस के अवसर पर एक धार्मिक मिसाल पेश कर रहे हैं कन्हैया लाल मित्तल अपने घर में, जो कि पुराने श्री कृष्णा टाकीज की गली में स्थित है। वहाँ एक श्री श्याम जी महाराज का कीर्तन करने का आयोजन अपने पुत्र के प्रथम जन्म दिवस पर निर्णय लिया गया है, जिसमें प्रियंका जो भजन गायक है, गुरुग्राम की हरियाणा की बेहतरीन भजन गायिका है, वो अपनी प्रस्तुति, भजनों की प्रस्तुति पेश करेगी। तो इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों की ओर भी रुख करें तो कांग्रेस का अब जिक्र करते हैं दोस्तों। उसकी समीक्षा करने के लिए हमने आपको बोला था, क्योंकि दयानंद बेरवाल को एक
पद मिला है पीसीसी सदस्य का। उनको राजस्थान का प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मेंबर बनाया गया है। तो इस की क्या अहमियत है इस पद की, और ये पद उनको कैसे मिला है, किसके स्थान पर मिला है। आपको याद होगा जयदीप डूडी और रफीक कुरैशी को एक साथ पीसीसी सदस्य पिछले दिनों बनाया गया था, और उसके बाद में जयदीप डूडी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था, स्वतः ही ये पीसीसी का सदस्य का जो पद था उनके पास वो भी छूट गया। तो ये पद जो है अब दयानंद बेरवाल को दिया गया है कांग्रेस कमेटी की तरफ से। तो दयानंद बेरवाल एक समर्पित कर्मठ और सच्चे ईमानदार सिपाही माने जाते हैं कांग्रेस के, जो कि 2023 के जो चुनाव होने वाले हैं इसी वर्ष, उनमें टिकट का भी प्रबल दावेदार दोस्तों ये चेहरा है। और इसको प्रबल दावेदार इसलिए मानते हैं क्योंकि ये वो चेहरा है दोस्तों, अनेकों चेहरे आपने देखे होंगे जो कि कांग्रेस के जरूर है और पदाधिकारी भी हैं, लेकिन वो बलवान पूनिया कामरेड विधायक के मंच से एक साझा कार्यक्रम आयोजित करते हुए उनके मंच की शोभा बढ़ाते हुए आपने देखा होगा। लेकिन दयानंद बेरवाल जो है वो ऐसे कर्मठ ईमानदार सच्चे समर्पित कांग्रेस कार्यकर्ता है, उन चुनिंदा चेहरों में हैं। जो भादरा में ऐसे चुनिंदा चेहरे और भी हैं जिन्होंने कामरेड का मंच साझा नहीं किया, अपने कांग्रेस के वो प्लेटफार्म पर ही अपने कार्यक्रम आयोजित करते रहे और अपना अभियान चलाते रहे। तो वर्तमान में कांग्रेसियों के उन चंद चेहरों में शामिल है दयानंद बेरवाल, जिन्होंने कभी भी बलवान पूनिया का मंच साझा नहीं किया और कांग्रेस की टिकट के पक्के दावेदार है। तो दोस्तों इनको इसका पद मिलना ये बहुत बड़ी बात है। तो क्या 2023 के चुनाव में उनको टिकट भी मिलेगी, ये एक बड़ी बात है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों पीसीसी सदस्य आखिर क्या होता है, और कांग्रेस में अब तक किसके द्वारा यहाँ शुरुआत की गई थी। पहले सर्वप्रथम पीसीसी सदस्य का पद देकर, और अब तक कौन कौन से इसके सदस्य बने। शुरुआत में अगर कहें तो सर्वप्रथम कांग्रेस का ये पद पीसीसी का जो है वो ज्ञान सिंह चौधरी को दिया गया था, और लंबे समय तक वो इस पद पर बने भी रहे थे। तो पीसीसी के सदस्य ज्ञान सिंह चौधरी रहे हैं। 1993 में बेशक वो विधायक निर्दलीय बने थे, उससे पहले ही उनको पीसीसी का सदस्य बनाया गया था। उसके बाद में संजीव बेनीवाल 1998 में आपको याद होगा कांग्रेस की टिकट से विधायक बने थे, और 1998 से लगातार 2008 तक वो जब तक कांग्रेस में रहे और कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ते रहे, उनको पीसीसी का सदस्य लगातार बनाया गया था, वो भी रहे हैं। इसके अलावा हम बात करें तो प्रताप खोत आपको याद होगा स्वर्गवासी हो चुके हैं, अब तो उन्होंने भादरा का विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था, वो भी पीसीसी के सदस्य बने थे। इसके अलावा पूर्व विधायक के डॉक्टर सुरेश चौधरी भी पीसीसी के सदस्य बन चुके हैं, और जयदीप डूडी भी पीसीसी के सदस्य बन चुके हैं, मैंने आपको जैसा बताया। और इसके अलावा संदीप डूकिया भी पीसीसी के सदस्य भादरा से रहे हैं। मोहम्मद सबीर हुसैन भी पीसीसी के सदस्य रहे हैं। हाजी दाऊद कुरैशी भी पीसीसी के सदस्य रहे हैं। शोभा सिंह डूडी, सुरेंद्र लांबा जो कि भादरा के हैं, जयपुर में कांग्रेस पार्टी की सियासत करते हैं, तो वो भी पीसीसी के सदस्य रहे हैं। रफीक कुरैशी वर्तमान में पीसीसी के सदस्य बनाए गए हैं। उससे पहले मोहम्मद निज़ाम भी संभवतः पीसीसी के सदस्य रहे हैं। और अब अगर 13वां नाम ले, क्योंकि इससे पहले 12 पीसीसी के सदस्य भादरा में बने हैं, तो 13वां ये जो पीसीसी का पद है वो दयानंद बेरवाल को दिया गया। और सभी नाम मैंने पीसीसी के सदस्यों के जो आपको बताए हैं वो सारे बड़े नाम हैं, पूर्व विधायक हैं, बड़े कांग्रेस के नेता रहे हैं। शोभा सिंह डूडी को भी पीसीसी का सदस्य बनाया गया था। तो ये सारे नाम जो है वो बड़े नाम हैं। तो निश्चित रूप से अब अपने आप को एक वरिष्ठतम कांग्रेसी नेता के रूप में स्थापित कर लिया है दयानंद बेरवाल ने। और वो कांग्रेस के अनेक प्लेटफार्म में, भारत जोड़ो यात्रा में भी वो राहुल गांधी के साथ हरियाणा में गए थे, और शानदार उनका कैरियर है। पिछले 1 दशक से लगातार वो कांग्रेस की सेवा करते आ रहे हैं। तो क्या इस सेवा का उनको
प्रतिफल मिलेगा, परिणाम उनको मिलेगा कांग्रेस टिकट के लिए। दोस्तों किसी भी नेता के लिए, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, माकपा हो, किसी भी पार्टी हो, अगर वो पार्टी में बने रहते हैं तो उनको जो अंतिम प्रतिफल है वो टिकट के लिए ही मिलता है, टिकट के रूप में ही मिलता है। टिकट उनको दी जाती है और पार्टी के आला नेता उनके पक्ष में प्रचार करने के लिए आते हैं। अगर वो जीत जाते हैं तो ये बहुत बड़ी सौगात होती है। तो ऐसे ही है दयानंद बेरवाल, बड़े शानदार, ईमानदार, कर्मठ कार्यकर्ता, सच्चे कार्यकर्ता कांग्रेस के माने जाते हैं। और मैं बात बताऊं आपको, टिकट मांगने वालों की दौड़ तो 15 के करीब है दोस्तों कांग्रेस के। उसमें शामिल है सभी वो चेहरे, दयानंद बेरवाल हो, बजरंग सारण भी कांग्रेस की टिकट की मांग कर रहे हैं। और एसपी सिंह का नाम ज़रूर लिया जाता है, लेकिन वो खुलकर कभी कांग्रेस की टिकट मांगने की वकालत करते हुए नहीं दिखाई दिए। संदीप डुकिया है, शोभा सिंह डूटी है, सतपाल नेहरा है, कृष्ण चंद्र भाम्बू है, जो कि लक्ष्मी नारायण भाम्बू नौर से 2 बार विधायक भी रहे हैं, उनके परिवार से आते हैं। 1980 में और 1985 में और 1990 में भी एक प्रकार से कांग्रेस की टिकट से वो चुनाव लड़े थे। सुचित्रा आर्य उस समय विधायक बनी थी, लक्ष्मी नारायण भाम्बू वहाँ से शुरुआत की थी 1900। तो कुल मिला के 2 बार विधायक रहे हैं वो। कृष्ण चंद्र भाम्बू भी यहाँ कांग्रेस की टिकट की दावेदारी जता रहे हैं। शेर सिंह गोस्वामी हो, विक्रम सिंह राठौड़ का नाम हो, शेर सिंह बेनीवाल हो, रविंद्र मोरसरा हो, मास्टर सबीर हुसैन का नाम हो, अजीत बेनीवाल का नाम हो, रविंद्र शर्मा अध्यापक हो, या महेंद्र गुज्जर हो, जो कि निशक्त जन प्रदेश के वो संयोजक भी रहे हैं प्रकोष्ठ के। और पूर्व अब भी उनके पास ये पद नहीं है, लेकिन कांग्रेस के नेता वो माने जाते हैं। तो ये 15 चेहरे। इसके अलावा बात करें अगर 16 की, 17 की, तो बलवान पूनिया भी दोस्तों कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ कांग्रेस की टिकट आने से रोक भी सकते हैं, खुद भी लेकर आ सकते हैं, चर्चाएं हैं। सुखदेव सिंह शेखावत भी बहुत बड़ा नाम है दोस्तों, उनके लिए भी बार बार कयास लगाए जा रहे हैं कि वो भी कुछ भी कर सकते हैं। वो बीजेपी से अधिक कांग्रेस के नज़दीक वो भी माने जाते हैं। तो बहुत चेहरे हो गए, जैसा कि 2013 में भाजपा के चेहरे थे डॉक्टर सुरेश चौधरी, ज्ञान सिंह चौधरी, रामकृष्ण भाकर, आपको याद होगा, राजीव कसमा, विकास गोदारा, अशोक सैनी, अमर सिंह पुनिया, जगदीश मेरिया, हवा सिंह सऊ, राजेंद्र टोकसिया, कैप्टन बलवान सिंह धांधु जो स्वर्गवासी हो चुके हैं, कांता पुनिया, भीम सिंह बेनीवाल आदि 14 चेहरे यहाँ भी थे, लेकिन टिकट उनको नहीं मिली। टिकट संजीव बेनीवाल को मिली थी, पहले भी हमने इस प्रकार से आपको बताया है। अभी भी दोस्तों हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की विशेष तौर से, तो कांग्रेस अब चाक चौबंद और सक्रियता लिए प्रदेश की राजनीति में अब दिखाई दे रही है। और वापस आने का प्रयास है कांग्रेस का भी कि एक बार पुनः सत्ता हासिल की जाए। और सभी पार्टियों का यही एक प्रकार से प्रयास रहता है कि उनको पुनः सत्ता मिले, लेकिन कांग्रेस के लिए राह बहुत मुश्किल है। लेकिन मार्च अप्रैल में टिकटों की एक्सरसाइज भी शुरू हो जाएगी दोस्तों। इसी वर्ष चुनाव है, तो आपको बता दें मार्च अप्रैल में जब टिकटों की एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी तो उसके दौरान जो है वो सर्वे भी होंगे, पार्टियों के कई बदलाव भी निश्चित रूप से कांग्रेस में होंगे। और मार्च से अगस्त सितंबर तक सभी टिकटों पर एक प्रकार से सर्वे भी कंप्लीट हो जाएगा कांग्रेस का। तो ये जनता के बीच में जाकर टिकट किसको देनी है, किसकी क्या छवि बन रही है दोस्तों, इन चीज़ों का कांग्रेस पार्टी जो है अब अवलोकन करेगी। निश्चित रूप से सक्रिय हो चुकी है और ब्लॉक अध्यक्ष हो या फिर जिला अध्यक्ष हो, इन सारे पदों पर नियुक्तियां धड़ाधड़ की जा रही है। और लगभग जो 13 निर्दलीय है कांग्रेस सरकार में जो भागीदारी निभा रहे हैं, 6 बसपा के भी आप मान सकते हैं, उन सबको टिकट दी जा सकती है, ऐसे संकेत भी मिल रहे हैं। लेकिन त्रिपुरा में जो कांग्रेस और माकपा का सीपीएम का समझौता हुआ है, क्या वो राजस्थान में होगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कांग्रेस के लिए। तो हमारी नज़रें लगातार दोस्तों बनी रहेगी। और कांग्रेस में क्या होता है, क्या दयानंद बेरवाल जैसे ईमानदार और सच्चे कार्यकर्ता को टिकट मिलती है, ये भी देखने वाली बात है। लेकिन टिकट दौड़ में दयानंद बेरवाल को भी चुनौती बहुत ज़बरदस्त है और लंबी लाइन है, कुछ भी हो सकता है। और भाजपा के लिए लाइन नहीं है, माकपा के लिए लाइन नहीं है। लेकिन एक बात मैं और कहनी चाहूँगा दोस्तों, बार बार एक चर्चा कस्बे में सुनी जाती है, चुनिंदा लोगों द्वारा ही, सीमित लोगों द्वारा ही वो चर्चा की जा रही है। वो चर्चा है कि संजीव बेनीवाल की टिकट कट चुकी है या कटने वाली है।
दोस्तों क्या बलवान पूनिया की माकपा से टिकट कट सकती है? क्योंकि माकपा का कोई यहाँ दावेदार ही नहीं है। अगर बलवान पूनिया की माने तो माकपा अगर छोड़ते हैं, बलवान पूनिया कांग्रेस की टिकट लेते हैं, तो उस कंडीशन में किसी और विकल्प पर विचार होता है, न कि जो मजबूत नेता आपके सामने हैं उसके होते हुए विचार होता हो। क्योंकि बलवान पूनिया से तो मजबूत माकपा में यहाँ कोई चेहरा है ही नहीं। उसी प्रकार से भाजपा से मजबूत, भाजपा में संजीव बेनीवाल से मजबूत कोई चेहरा यहाँ दिखाई नहीं देता। अशोक सैनी की बात करें तो वो घेर जाट है, वो जाट उम्मीदवार नहीं है, ये जाट बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है और जाट उम्मीदवारों को ही भाजपा कांग्रेस टिकटें देती है। मिथक ये टूटा है। चाहे वो राजगढ़ की बात करें, नौहर की बात करें, नौर में अमित चचान कांग्रेस के विधायक हैं, ये मिथक टूटा है, लेकिन बादरा में ये मिथक अभी नहीं टूटा है। इसको टूटने में वक्त लगेगा, टूट सकता है, इसकी संभावनाएं भरपूर है बादरा में भी। तो क्या हो सकता है? तो संजीव बेनीवाल के लिए यहाँ कैसे टिकट कटने का सवाल बार बार आता है। ये एक कैंपेन है जो जिनको डर होता है, जिन विरोधी खेमों को ये लगता है दूसरे विरोध खेमों से कि ये हमें इस टिकट से हरा सकते हैं या गंभीर चुनौती हमारे लिए बन सकते हैं, तो इस प्रकार की कैंपेन चलाई जाती है। संजीव बेनीवाल गुट की तरफ से कहे, भाजपा के जो नेता हैं उनके तरफ से भी, उनके कार्यकर्ताओं की तरफ से भी कुछ कैंपेन चलाई जाती है बलवान पूनिया के लिए। वो कानून व्यवस्था का सवाल हो, बेशक यहाँ कानून व्यवस्था का सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। बार बार होती चोरियां, मैंने आपको बताया जोगीवाड़ा गांव में रात्रि को 4 दुकानों के ताले टूटे हैं, तो ये कानून व्यवस्था से जुड़ा ही मसला है। तो इस प्रकार से कैंपेन विपक्ष भी चलाता है, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग भी कैंपेन चलाते हैं, क्योंकि उनको भी लगता है, उनको भी पुनः आना है। कांग्रेस जैसे प्रयास कर रही है राजस्थान में दोबारा से सत्ता हासिल करने के लिए, उसी प्रकार से एक विधायक क्यों नहीं करेगा प्रयास कि वो भी पुनः आए अपने विकास कार्यों के दम पर। जैसे बीजेपी अपने विकास कार्यों के दम पर सत्ता हासिल करने के लिए लोकसभा के आम चुनाव में 2024 के लिए उनके लिए कोई बताया जा रहा है कि है ही नहीं, कोई दावेदारी नहीं है, तो उसी प्रकार से बलवान पूनिया भी दावा कर सकते हैं अपने विकास कार्यों के दम पर। लेकिन कई फैक्टर काम करेंगे यहाँ। मैं आपको ये बता दूं, चुनौती गंभीर है, बहुत बड़ी चुनौती है, नाको चने चबाने वाली ये डगर है, ये राह है, ये कंटीली राह है। इसमें फूल आपको नहीं मिलेंगे, कांटों की सेज मिलेगी। उनके ऊपर से गुजर कर आपको दूसरी पारी, सिर्फ लालचंद डूडी ने ये वैतरणी पार की है लगातार 2 बार भादरा में एकमात्र नेता के रूप में चुनाव लड़कर 1985 और 1990 में। तो दोस्तों क्या ये वैतरणी बलवान पूनिया पार कर पाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन अगर बात करें कद की, तो लालचंद डूडी बहुत बड़े कद के नेता थे, ज्ञान सिंह उस समय बहुत बड़े कद के नेता थे, और उसके बाद में अगर कोई बड़े कद का नेता भादरा क्षेत्र में बना है तो वो संजीव बेनीवाल है। 2 बार जीत चुके हैं, वो भी हैट्रिक लगा सकते हैं। 3 बार भादरा की विधानसभा में वो जीत सकते हैं, वो भी लालचंद डूडी ज्ञान सिंह चौधरी की बराबरी कर सकते हैं, वो भी 3-3 बार विधायक बने हैं। तो दोनों के लिए अवसर है। एक के लिए लालचंद डूडी का रिकॉर्ड तोड़ना है, तो एक के लिए लालचंद डूडी और ज्ञान सिंह चौधरी की एक नए रिकॉर्ड के साथ बराबरी करनी है। देखते हैं क्या होगा। एक दूसरे के लिए कैंपेनें भी चलेगी आगे। दोस्तों बैलेट पेपर भी आपको बहुत रंग दिखाता हुआ मिलेगा। आपको बहुत सी क्षेत्रीय पार्टियां भी अपने यहाँ उम्मीदवार उतारने वाली है, और मैं आपको बताऊं तो निर्दलीय के रूप में भी बड़े चेहरे आ सकते हैं, जैसी राजेंद्र जलंधरा के लिए बातें की जा रही है। सुखदेव सिंह शेखावत भी किसी को यहाँ खड़ा कर सकते हैं। आप भी चुनाव में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं, या और भी चेहरे हो सकते हैं। बजरंग सारण जैसे चेहरे भी निर्दलीय के रूप में हो सकते हैं। तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। अभी जैसे जैसे समय व्यतीत होगा और परिवर्तन होगा फैक्टरों में, और फैक्टर सक्रिय होंगे, किसके पक्ष में, किसके विरुद्ध में, किसको मार रहे हैं, किसको जिवा रहे हैं, किसके फेवर में जा रहे हैं, किसके एंगेस्ट जा रहे हैं, उन सभी परिस्थितियों पर हमारी नजरें रहेगी।
और हम लगातार इसको लेकर आपके सामने चर्चा लेकर आते रहेंगे, समीक्षा विश्लेषण सारे विधानसभा क्षेत्र का करते रहेंगे। आज का विश्लेषण आपको कैसा लगा और ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, और किस विषय पर हम विश्लेषण करें, किस चीज़ की समीक्षा करें, लोकल मुद्दा या कोई प्रदेश स्तर का मुद्दा, किसी भी मुद्दे के ऊपर आप हमें सुझाव देंगे तो उस सुझाव का हम पालन भी करेंगे और उसको लेकर हम विस्तार से विश्लेषण या समीक्षा भी करते रहेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब जल्दी से 23 फरवरी को आज क्या विशेष दिवस है, इसके लिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, बेहतरीन अपने ज़माने की फिल्मी अभिनेत्री रही मधुबाला का निधन आज के दिन 1969 को हुआ था। मात्र 36 वर्ष की उम्र में, बहुत अल्प आयु में ही वो जो है उनका निधन हो गया था। और इसके अलावा भाग्यश्री जो फिल्मी अभिनेत्री है 1969 को उनका आज ही के दिन जन्म हुआ था। इसके अलावा अगर बात करें उड़ीसा के छठे सीएम रहे राजेंद्र नारायण सिंह देव की, तो वो उनका निधन आज के दिन हुआ था। और इसके अलावा दोस्तों अब जल्दी से मैं आपको मौसम का मिजाज भी बताऊंगा। शुरुआत करते हैं मंडियों के भाव से। नोहर से गुआर के भाव नोहर मंडी में 5580 रुपये, चना के भाव 4821, अरंडी के भाव 6665 रुपये प्रति कुंटल रहे, जबकि मूंग के भाव 7600, गेहूं के भाव 2290 रुपये प्रति कुंटल रहे। और नोहर में बाजरी के भाव 2182, जबकि मोट के भाव 6433, सरसों के भाव 5300 रुपये प्रति कुंटल रहे। इसके अलावा एलनाबाद मंडी की बात करें, नरमा यहाँ 8159 रुपये और सरसों के भाव 5300 रुपये, ग्वार के भाव 5492 रुपये, गेहूं के भाव 2240 रुपये प्रति कुंटल रहे। आदमपुर मंडी की बात करें तो नरमा 8221, ग्वार के भाव 5564, सरसों के भाव 5386 रुपये प्रति कुंटल रहे। भुन्ना मंडी में नरमा 7980 रुपये बिका है। और इसके अलावा बात करें फतेहाबाद मंडी में नरमा 8000, कपास 9500 रुपये, सरसा मंडी में नरमा 8140, कपास के भाव 9600 रुपये, गेहूं के भाव 2125 रुपये प्रति कुंटल। भट्टू मंडी में सरसों 5426, नरमा 8020 रुपये प्रति कुंटल रहा। और आज की अंतिम मंडी हमारा पड़ोसी कस्बा राजगढ़ सादुलपुर में मूंग 7545 रुपये, ग्वार के भाव 5580 रुपये, गेहूं 2280 रुपये, सरसों के भाव रहे 5280 रुपये, चना बिका है 4675 रुपये, बाजरा के भाव 2125 रुपये, तारा मीरा 5000 रुपये, जबकि मोट बिके हैं 6500 रुपये उच्चतम भाव। तो ये सारे उच्चतम भाव हमने आपको बताए। और मौसम का मिजाज अगर बताएं तो आज 23 फरवरी को 15 से 30 डिग्री टेम्परेचर दिन भर रहा दोस्तों। 7 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली और मात्र 15-20% ही बादल दिन में छाए रहे। मौसम कुछ साफ था और देर शाम को रात्रि को 17 से 20 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, जबकि 11 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। आसमान साफ होगा, मात्र 1-2% ही बादल आसमान में छाए रहेंगे। कल 24 फरवरी को कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? दिन की बात करें तो 16 से 25 डिग्री टेम्परेचर रहेगा और दोपहर 12 बजे से 27 से 30 डिग्री टेम्परेचर मैक्सिमम के रूप में, और 23 से 28 तक देर शाम को। रात्रि को 17 से 21 डिग्री टेम्परेचर रहेगा और लगभग 4 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवा दिन भर और देर रात्रि को भी चलती रहेगी। और अगर बात करें बादलों की तो लगभग 80 से 100% बादल दिन भर और रात्रि को भी छाए रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, इसी के साथ साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।